dual nature of matter. Dual nature of matter means every particle, every matter existed in universe represent two types of nature. First one is particle nature and second one is wave nature. In this chapter, named photoelectric effect, dual nature of matter, we will discuss about the particle nature of matter. Okay? Particle nature. यहाँ पे पार्टिकल्स के केस में सबसे पहले हम टर्म पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं बहुत कुछ, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन का डिवाइड रेशियो। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग के बेस पे या फिर रेजिस्टेंस के बेस पे बोर्स मॉडल में। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे बोर्स में स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ डिफाइन किया गया था। स्पेक्ट्रम मींस कि जब भी किसी एटम को आउटसाइड या एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की जाती है तो उसके इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप कर जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम से लेकर के अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में वापस आता है और फिर दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर देता है। सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। अभी बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी है। फिलहाल दूसरी चीज, बोर्स में अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्वांटाइज किया और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को भी क्वांटाइज किया। एंगुलर मोमेंटम को भी क्वांटाइज किया। रिलेशन देखते हैं थोड़ा। एनर्जी के क्वांटाइज होने का सेंस क्या है और एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज होने का सेंस क्या है। बेसिकली क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज वाले वर्ड का मतलब क्या है। Quantized means to possess a discrete value. Possess a discrete. Discrete मतलब discrete means fixed value. या integer discrete value. Fractional value होगी integer value. Energy quantization जैसे बोर्स के मॉडल में कैलकुलेशन ये रखा गया कि अगर किसी सेल में किसी एटम में पहले वाले से मेरे को इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस सिचुएशन में इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है या आप कह सकते हैं इस पूरे सेल की एनर्जी है। इस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे सबकी एनर्जी कितनी होगी -13.6। इसके लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला गया था E n = -13.6 अपॉन n स्क्वायर या पूरे चैप्टर एटम वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर। इससे आप किसी भी रिवॉल्विंग किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे अगर पहले ऑर्बिट में निकालना है तो n की वैल्यू 1 का स्क्वायर मींस -13.6। अगर सेकंड ऑर्बिट में निकालना है तो E2 = here we can write -13.6 upon 2 का स्क्वायर 4 3 is 12 and 1 4 4 is 6। This is the electron. This value is -3.4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि -13.6 के बाद जो दूसरा वाला ऑर्बिट मिल रहा है वो है 3.4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके बीच की सारी एनर्जीज कहाँ है? मिसिंग है। इसके बीच की सारी एनर्जीज कहाँ है? मिसिंग। इसके बीच में कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती इलेक्ट्रॉन के पास। आप जैसे जैसे वैल्यू करते जाएंगे आप ये पाएंगे कि -13.6 के बाद टाइम से डिवाइड करने की अलग वैल्यू मिलेगी। यानी कि इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी अलग है। इस पहले वाले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन पूरा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ और सपोज आपने उसको बस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पाएगा और टोटल एनर्जी भी -11.6 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इस एनर्जी का कोई ऑर्बिट वो एटम अलाउ कर रहा है? जो अलाउ कर रहा है वो कितना -13.6 अपॉन n स्क्वायर। पहले की एनर्जी -13.6 दूसरे की एनर्जी 3.4। इसके बीच में कोई एनर्जी लेवल का एक्सिस्टेंस नहीं है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर से एटम को एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जब तक आप जनरल एनर्जी
अगर ये पूछा जाए व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और सिंपल सा जवाब यही होगा कि कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो हीट और करंट को अपने थ्रू अलाउ करते हैं। जैसे क्रॉस इक्वेशन है, जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास नहीं होते। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बात कि क्या रीजन है कि कंडक्टर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या रीजन है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जनरल क्वेश्चन आ रहा है कि क्या रीजन है कि कंडक्टर्स के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने सोचा कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस है जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर होते हैं। तो इस केस में कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने का रीजन है, एक जेन्युइन रीजन बताते हैं। उससे पहले बताया गया कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो अपने जो हीट को अलाउ करते हैं। हीट मींस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंडक्टर को अगर आप हीट सप्लाई करेंगे, हीट मींस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो कंडक्टर्स को अलाउ करेंगे, लेकिन इंसुलेटर्स को अलाउ नहीं करेंगे। चलो देखिए दो फिगर बनाते हैं, एक कंडक्टर के लिए और एक इंसुलेटर के लिए। सपोज दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द इंसुलेटर। आपने इसको हीट एनर्जी सप्लाई की, इसने अब्सॉर्ब कर ली, आपने इसको हीट एनर्जी सप्लाई की, इसने अब्सॉर्ब ट्रांसमिट नहीं किया, कोई सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को बाहर से आने वाली एनर्जी को अंदर ट्रांसमिट नहीं होने दिया, इसने ट्रांसमिट होने दिया। अभी जब एनर्जी आएगी, एनर्जी मिलेगी एटम्स को और एटम्स को किसको इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं अलग अलग सेल्स में, इनको बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई होने लगी। जब बाहर से हीट एनर्जी आई तो आपने ऐसा थोड़ी ना है कि आपने एक यूनिक मेजरमेंट करके ये देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 है, बार-बार एनर्जी 23.4 बनानी है, इसी क्वेश्चन में इसको लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देंगे तो इतना एनर्जी मिल जाएगी। आपने ये कैलकुलेशन किया किया है, एटमॉस्फेयर में टेंपरेचर है, टेंपरेचर में अलग टेंपरेचर में रेज और फॉर्म होते हैं, तो हीट एनर्जी क्या होती है? वेरिएबल एनर्जी आती है। हीट एनर्जी कैसे है? वेरिएबल फॉर्म इलेक्ट्रॉन को मिलती है। वेरिएबल फॉर्म इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ऑब्वियस बात है अलग-अलग इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग एनर्जी मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी तो वो अपने पहले सेल में चुपचाप रिवॉल्व कर रहा था, जैसे कोई फंक्शन दे रहा था तो ऐसा फंक्शन होता रहा। लेकिन जैसे उसको बाहर से हीट एनर्जी मिली हुआ उसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई। जब इंक्रीज कर जाएगी तो वो अपने सेल को जंप करके छोड़ चला जाएगा। वो जंप करके गया तो लेकिन दूसरा एनर्जी लेवल कहाँ है? किस तरफ है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। क्या इंडिकेशन कोई एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या सेल्स का एक्जिस्टेंस है? नहीं, तो एक्जिस्टेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा सेल से बाहर, लेकिन एटम के अंदर, सेल से बाहर लेकिन एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन जंप करके निकलेगा सेल से बाहर और एटम के अंदर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो
इन वाले केस में, इंसुलेटर वाले केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से न्यूक्लियस से क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। इलेक्ट्रॉन की एमिशन का मतलब सब्सटेंस से या मेटेलिक सब्सटेंस या कंडक्टर या मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? इस फिनोमेना का हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन। द फिनोमेना इन व्हिच इलेक्ट्रॉन will be moved outside the metal या outside the surface of the metal. Such phenomena is called as what? Such phenomena is called as electron emission. अब ये emission क्या है? इस emission first emission is thermionic emission. First emission is thermionic emission. Thermionic emission मतलब इतने surface का होगा फिल्टर क्या प्रोवाइड कर दीजिए, ये मतलब क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सरफेस को छोड़ के बाहर कर रहा है। सेकंड एमिशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन का मतलब क्या होगा? आपको पता होगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर v पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज q को एक्सेलरेट करेंगे, अमाउंट ऑफ ऑर्डर will be w is equal to q into e. So amount of order will be q into v. So amount of electric field का इलेक्ट्रॉन या चार्ज इज q into v. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। कितनी एनर्जी? तो q into v. अगर ये एनर्जी इतनी से q हो जाए तो मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाए, इतनी ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा एक्सेलरेशन दे दिया जाए उसको कि मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाए, ऐसा एमिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। तो हमने थोड़ा एमिशन देखा, एक थर्मियोनिक एमिशन, एक देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन? और इसी टॉपिक में होगा। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में क्या करते हैं? आप यहाँ पे लाइट की पार्टिकल एमिशन को फेवर देते हैं। लाइट के पास दोनों लेजर को हमने दे दिया रखा है कि लाइट की पार्टिकल लेजर का फेवर दिया जाता है। लाइट में एग्जैक्टली पार्टिकल लेजर यूज करता है। लाइट ही नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के पास दोनों लेजर होते हैं। जैसे ये चॉक अभी किस स्टेट में दिख रहा है? अभी पार्टिकल लेजर है, लेकिन इसके अंदर वेव कैरेक्टर भी प्रोड्यूस हो सकता है। इट इज अ वेव आल्सो। ऐसा सबसे पहले कॉन्सेप्ट किया था डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने। डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन बोला था इन्होंने, और इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h by p, और लैम्डा इज इक्वल टू h by p वाला रिलेशन है। लैम्डा इज व्हाट? वेव कैरेक्टर, वेवलेंथ, एंड p इज व्हाट? मोमेंटम, पार्टिकल कैरेक्टर। इन्होंने एक ही सब्सटेंस के मैटर पार्टिकल और वेव कैरेक्टर को कोरिलेट कर दिया। एक ही मैटर के पार्टिकल और वेव कैरेक्टर को एक साथ एक इक्वेशन से कोरिलेट कर दिया। फिलहाल हमारा